बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जानिब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे चुकी है। क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम इवेंट को खराब करने का सबब बनेगी? क्या ब्लैकमेलिंग के जरिए कोई अहदाफ हासिल होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं? जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और कमर जमान कायरा साहब से जो गुफ्तगू होगी उसके हवाले से तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे बाद में तजियाकारों से। एक सवाल और भी बड़ा अहम पैदा होता है। बिलावल भुट्टो साहब आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से बहुत एक्टिव नजर आते हैं। आज उन्होंने कहा कि 1931 में काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था कि पाकिस्तान के अंदर आईनी अदालतें या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम होना चाहिए, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, ये फरमाइएगा, सर शंघाई ताउन तंजीम का एक जानिब इजलास है, दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सर, दो तीन चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है, रियासत को ब्लैकमेल करना चाहती है। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो कौन आ रहा है, कौन मेहमान है, किसकी क्या रिस्पेक्ट करनी है। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शन नहीं है। तो आपको सर इन तीनों में से वैलिड क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ हमारी ही जमात है। इस वक्त वो जिस कैफियत में है, उनको चाहिए कि वो सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील न करें और वो अक़दाम खास तौर पे जिससे मुल्क का नुकसान हो वो न करें। यही एहतजाज 3 दिन बाद भी हो सकता है। हुकूमत को ने रास्ते ब्लॉक कर देने हैं, लोग तंग होंगे, उनके कारकुनों की पकड़ दकड़ हो जाएगी जो एक्टिविस्ट है, और कहीं ना कहीं को नाखुशगवार वाकया कहीं पुलिस के साथ मतभेड़ का हो जाएगा। तो ये सारे इट विल बी ए बैड टेस्ट। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर उनकी इस काल को बहाना बना के कुछ ममालिक जो कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशी से कबूल नहीं कर रहे, अगर वो इसको बहाना बना के यहाँ पे आने का या इसको प्रोजेक्ट करने का, इसके ऊपर खेलने की कोशिश करें, तो ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। जहां कौमी नुकसान का इस्तेमाल हो उसको अपने एहतजाज में शामिल नहीं करना चाहिए। रही बात कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया, रास्ता नहीं रह गया, तो ये रास्ता बहरहाल हुकूमत उनको इस दबाव में आके तो नहीं दे, किसी सूरत नहीं देगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये बात बावर करनी चाहिए। किसी गुस्से में कुछ लोगों के कहने पे अगर उन्होंने ये कॉल दी है तो ये कॉल वापस ले लें। अगर वो वापस नहीं लेते तो हुकूमत इस कॉल को कौम के सामने रख के सख्त कोशिश, सख्त जो है इक़दाम भी करेगी और लोग उसको कबूल करेंगे। और पीटीआई के लिए ये कॉल आइंदा उनकी सियासत के ऊपर एक स्टिग्मा बनेगी। वो बहुत सारे काम ऐसे कर चुके माजी में जो कि नहीं करने चाहिए थे, बट उन्होंने कर लिए और वो चल गए। अब ये वो इशू है जो नहीं चलेगा। उन्होंने देखिए ना, कल वो अगर जो कमेटी बनी हुई है पार्लियामान की, उसमें गए जो अमेंडमेंट्स के लिए, जी सर, तो उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैंने अप्रिशिएट किया, अच्छा अमल है। दूसरी तरफ वो कश्मीर और फलस्तीन, खासतौर पे फलस्तीन के इशू पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। मेरा ख्याल है उनको चाहिए था कि वो एपीसी में जाते, एहतजाज के तौर पे जाते, ये कह के जाते कि हमारी पोजीशन अपनी जगह पे है, लेकिन क्योंकि ये काज आलम इस्लाम का और इंसानियत का है, लिहाजा हम फलस्तीन के ऊपर होने वाली कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। ये इसलिए उनकी नेकनामी होती। बहरहाल अपनी पॉलिटिक्स को वो खुद डिजाइन करने वाले हैं। अगर इसको वो वापस नहीं लेते काल को, तो मुझे यकीन है कि उसका उनको नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा। अच्छा सर, आपने बात की खसूसी कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी शरीक हुई, आज भी शरीक हुई। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि तहरीक इंसाफ को जब मौलाना ने इंगेज किया तो उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ कम से कम टेबल तक आ गई है कि जहां वो सुनने कहने के जो है वो मूड में है। बैरिस्टर गौहर ने भी सुना आज कुछ तजावीज़ पेश की, अली जफर साहब ने भी कुछ तजावीज़ पेश की, यानी कि उनके जो कानूनी लोग हैं, आइनी लोग हैं जो समझते हैं, उन्होंने कुछ बात की। फिर एक खबर ये भी चली जा रही है कि ये सारी की सारी जो है वो
अफवाहें होती है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि कमेटी में ये बात हुई वो बात हुई, इन कैमरा असर जाहिर है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इसका मतलब मौलाना फजलुर रहमान अगर उनको टेबल तक ला सकते हैं तो फिर हुकूमती इत्तेहाद या उसमें शामिल पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके पास कहीं पर नेगोशिएशन की कमी है कि ये आज तक उसको टेबल पे ही ला सके? पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपोजिशन में है, वो भी अपोजिशन में है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो एक दूसरे के ज्यादा कुर्ब होता है। जिस तरह हम हुकूमती इत्तेहाद में है, वो अपोजिशन के इत्तेहाद में है, सो वहाँ एक दूसरे के साथ बातें बड़ा कंफर्टेबल बेहतर होता है। वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब का और इमरान खान साहब का माजी बड़ा तल्ख है, हमसे ज्यादा तल्ख। लेकिन यही एक कमल है कि लोगों को टॉलरेंस आ जाती है। और जहां तक उनके उस कमेटी में जाने का ताल्लुक है, वो क्योंकि पार्लिमान की कमेटी थी, पार्लिमान के अंदर पीटीआई मौजूद है, पहले भी कमेटियों में जाती है, इस कमेटी में भी जाने का फैसला उन्होंने किया जो कासर फैसला है। और हुकूमत के पास नंबर होने के बावजूद अगर हुकूमत चाहती है कि इस पे इत्तेफाक राय हो जाए, और बिलावल साहब ने कल भी कहा, आज भी कहा कि हमें सबको अपने थोड़ा थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू में नरमी पैदा करने की जरूरत है ताकि हम कंसेंसस बिल्ड कर सकें। आइन के अंदर तरामीम में अगर इत्तेफाक राय हो जाए तो ये बहुत आसान कदम होता है। अच्छा सर, अब हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके क्वेटा तक सब जगह बार कौंसल्स में भी गए, उन्होंने वहाँ पर जो है वो आईनी तरमीम के हक में ख़ासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से राय साजी भी करने की कोशिश की। फिर हमने ये भी देखा कि बिलावल साहब का आज एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1931 में जो कॉन्सेप्ट पेश किया था आईनी तरमीम का, पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद का जो आज का कॉन्सेप्ट है उसके बड़ा करीब है। मुख्तसर ये है कि बिलावल साहब इस वक्त दाई नज़र आते हैं इस अमर के कि किसी तरीके से आईनी तरमीम हो जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए। तो सर पीपल्स पार्टी में क्या चीज़ ये पहले भी डिस्कस होती रही है, जिस तरह से बताया जाता है कि मिसाक जमहूरियत में भी इस पर बात हुई, पीपल्स पार्टी को आखिर क्या वजह है कि इसके अंदर फ्लैग उठाना पड़ा इस आईनी तरमीम के लिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों का क़याम होना था? देखिए, ये जो आईन और कानून के अंदर तरामीम होती है ना, इसके दो पहलू होते हैं। एक उसका मतमा नजर होता है कि आने वाले दिनों में हमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए किस किस्म के कानून होने चाहिए। एक होता है प्रीएम्प्टिव लॉज, प्रीएम्प्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। एक होता है कि कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है और आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे वो तरामीम करके आइन और कानून में अपने मुस्तकबिल के लिए कानून साजी करते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने तजुर्बे से, इस मुल्क की तारीख से सबक सीख के ये फैसला किया कि आईनी अदालत बननी चाहिए। ये हमारा ख्वाब बीबी शहीद के दौर से जब सीओडी हुआ था, उसके बाद जब 18वीं तरमीम, ये लिखा हुआ है वगैरह, जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने इसको भरपूर तरीके से पुट किया, लेकिन उस वक्त सारी जमातों का इस पे इत्तेफाक ना हो पाया और हमने उस पर फिलहाल चुप साध दी। लेकिन रेगुलरली पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात कहती रही कि हमें जब मौका मिला, जब कोई कानूनी आईनी तरमीम का वक्त आया, तो हम आईनी अदालत चाहते हैं। क्यों चाहते हैं उसकी वजाहत बिलावल साहब ने भी की है, और वो बड़ी सिंपल कि हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना ज्यादातर वक्त अक्सर औकात हमारे यहाँ क्योंकि ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो जो आईनी मामलात होते हैं, आईनी पिटिशन होती हैं, बहुत सारा वक्त उनमें सर्फ होता है। उसकी बदौलत जो हमारे यहाँ सिविल की और क्रिमिनल की और जो बिजनेस की वो जो पिटिशंस हैं या जो अपीलें हैं वो बढ़ी हुई है या बढ़ी रहती है, उनको टाइम कम मिलता है, बड़ा लंबे अरसे के लिए पेंडेंसी होती है। तो जब आप याद कीजिए, जब बीबी शहीद ने ये आईनी अदालत बना के आईनी मामला अलग करने के लिए अलग कोर्ट का फैसला किया, तो उस वक्त पाकिस्तान के तमाम बार जो उसको सपोर्ट किया कि ये बड़ा अच्छा फैसला है। दूसरा भी, और आज के हमारा वही व्यू है, हम कोई स्पॉन्टेनियस नहीं कर रहे, हम किसी फर्क के लिए नहीं कर रहे। दूसरा, आइन के अंदर तरामीम करके हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, बिल्कुल, ताकि सस्ता और बेहतर इंसाफ भी मिले और जज साहबान भी जो है ना वो डिक्टेटर बन के ना बैठ जाए, उनके दिमागों में भी ये खलास ना आ जाए कि हम अल्टीमेट पार है। अल्टीमेट पार है बहरहाल वो जो है अवाम का चुना हुआ जो ऐवान है वही है।
अच्छा सर, इसमें दो चीजें और भी जरा रोशनी डालिएगा। एक 63A का आपको फैसला याद होगा, जाहिर है कि वो तो फैसला सेटिसाइड हो गया है, लेकिन जब वो इब्तदाई तौर पर आया जिसकी बुनियाद पे हमजा शहबाज साहब की हुकूमत चली गई, और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का जो एक फैसला अभी जो है वो कुछ दिन पहले आया, इन दोनों पे ये तनकीद की गई कि इसमें आइन को रीराइट किया गया है, उन चीज़ों को डाला गया है कि जो आइन में मौजूद नहीं है या आइन जिसकी इजाज़त नहीं देता। तो क्या सर ये दो फैसले भी इस बात का मुहर्रिक बने कि आइनी अदालत होनी चाहिए कि जहाँ पर ऐसे जजेस हों कि जो आइनी मामलात को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हों, ना कि आप जो जज कॉर्पोरेट मामलात को देखता हो वो भी बेंच का हिस्सा हो, जो जज जिसने सारी ज़िंदगी क्रिमिनल बेल्स और क्रिमिनल केसेस की हों वो भी बेंच का हिस्सा हो। तो बेंच की कंपोजिशन ने भी आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि एक मखसूस अदालत होनी चाहिए। जी ऐसा है, ऐसा बिल्कुल, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा ये भी है कि जज साहबान बड़े एहतराम के साथ, हमारे जैसे ही लोग हैं ना, वो भी बड़े आपस में बटे हुए हैं, तासुबात के शिकार हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में तो ये तासुर होता है ना कि बहुत पढ़े लिखे, बड़े तहम्मुल वाले, बड़े बुर्दबार, अपने तासुबात को छुपा के रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन एक ऐसी अदालत जिसको कुछ इख्तियार आइन ने दिया, पार्लियामान ने दिया, और कुछ इख्तियार उन्होंने अज्यूम कर लिया, और आज वो न सिर्फ फौज को, हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को, मीडिया को, बिजनेस को, हर सेक्शन को देख रहे हैं, सुपर ओवरव्यू करते हैं, बल्कि अब तो वो पार्लियामान को भी वो ओवरव्यू करना शुरू हो गए कि क्या ये कानून बनना है कि नहीं, ये आईनी तरमीम होनी है कि नहीं। आईनी तरमीम भी आपको याद है ना, 18वीं तरमीम जो यूनानिमस थी वो भी चैलेंज करा ली गई। तो इस वक्त तो जिस इदारे ने ये सारा इतना बड़ा काम करना है और इतना सेंसिटिव काम करना है, उस इदारे को कम से कम अपना इखलाकी कद तो बड़ा करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ कुछ जजेस हैं जो एक ग्रुप है, एक ग्रुप दूसरी तरफ खड़ा है। एक ग्रुप के बारे में तासर आम तासर ये है कि वो हुकूमत के साथ है, और दूसरे ग्रुप के बारे में तासर आम ये है कि वो तो जी अपोजिशन के साथ है। तो जनाबे वाला, हमें जज चाहिए, हमें मुंसफ चाहिए, हमें धड़ेबंद नहीं चाहिए, हमें धड़वई नहीं चाहिए, हमें सपोर्टर नहीं चाहिए। तो जज साहबान के साथ बहुत एहतराम के साथ कि अगर आपने इस मुल्क में इज्जत करानी है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं होगी, आपने अपनी इज्जत करानी है तो उस इज्जत के लिए आपको अपनी न्यूट्रलिटी और अपनी काबिलियत शो करनी होगी। अच्छा सर, आपका सारा जग इज्जत करे। सर दो बयानात हैं बिलावल भुट्टो साहब के, मैं चाहूंगा थोड़ी सी उसकी वजाहत आप एक कर दें। उन्होंने कहा जी आईनी तरमीम तो हमने करनी है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि इसके ऊपर जो है इत्तफाक़ राय हो, लेकिन इत्तफाक़ राय की मुकम्मल कोशिश भी करेंगे। साथ ही उन्होंने इससे एक अलग जगह पर गुफ्तगू करते ये भी कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ ना आए तो हो सकता है कुछ लोग ज़मीर की आवाज़ की बुनियाद के ऊपर वोट दें। जाहिर है कि उसके अलावा ऑप्शन हुकूमत के पास कोई नहीं है कि अगर वो तरमीम टेबल करती है, मौलाना साथ नहीं है, तो फिर कुछ ऐसे लोग ही होंगे कि जिनको आप कहेंगे ज़मीर और बाकी दूसरे कहेंगे लोटे। तो सर इस हवाले से तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे MNS को 20-20 करोड़ की ऑफ़र दी जा रही है। उमर अयूब साहब ने कहा कि ऑफ़र दी जा रही है, कोई कबूल नहीं कर रहा। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर ऑफर दी जा रही है और कबूल कोई नहीं कर रहा तो फिर तो उनको खुश होना चाहिए, फिर उनको परेशानी क्या है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं। तीसरी गुजारिश यह है कि जो लोग PTI का हिस्सा है वो तो दूसरी तरफ वोट दे नहीं सकते, देंगे तो फिर वो हद नाफिज होने के इम्कान होंगे। तो उनको परेशानी क्या है? वो कह रहे हैं ना कि लोग पैसे भी ठुकरा रहे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है कि पैसे ऑफर हो रहे हैं तो फिर तो PTI को और खुश होना चाहिए कि उनके लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी कानून के जुमरे में नहीं आते कि वो PTI में है, पर अगर वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं तो उनको कौन रोक सकता है। एक एक्सट्रीम स्टेप पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई और उसके बाद उतनी तेजी से वापस आ गई। अली मीन गंडापुर साहब जिस तरह से गायब हो गए, तो इस पर खुद आतिफ खान साहब का बयान मैंने आज थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़े मायूस हैं। तो सर ये एक्सट्रीम पे चले जाना और फिर एक्सट्रीम से उतनी तेजी से वापस आना, ये कितना नुकसानदेह होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए मुस्तकबिल में? ये तो वो बेहतर जानते हैं जी। मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर आप किसी असूल के बगैर, किसी नज्म के बगैर, किसी फिलोसफी के बगैर सिर्फ प्रोबल नारों के ऊपर खड़े हो,
क्लियरली नारे, और वो भी शराब दिखाने वाले, ख्वाब दिखाने वाले नहीं, शराब दिखाने वाले नारे हो, उसके ऊपर खड़े होके वे फॉरवर्ड आप दे ना सके और आप बार बार लोगों का इम्तिहान ले, बार बार उनको रियासती मशीनरी के साथ टकराएं, तो फिर लोगों के अंदर आप का इजहार भी होने लगता है कि आप क्या है, और लोग भी थक जाते हैं। पीटीआई जरा नई चली है, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अपने कारकुनों को थकाते नहीं है। कारकुन अगर थक जाएं तो फिर तहरीकों के अंदर जान खत्म हो जाया करती है। उनको इस बात का समझ आनी शुरू हो गई है। और ये जो खास तौर पे उन्होंने 15 को काल दी है, इस काल के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ये तो उनके लिए अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन उनके लिए ज़ाहिर कातल साबित होगी कि उनके अपने कारकुन के लिए गली मोहल्ले में, अपने गांव में, गोट में, हर जगह बैठे हुए ये डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई एक पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है आलमी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके आप क्या तबाही फेरना चाहते हो, क्यों पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते हो? तुम्हारे साथ फर्ज करे उनका क्लेम है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारे इस मुल्क में तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ जाती होती रही। 2018 में जब तुम आए थे तो बाकी जमातों के साथ जाती हुई थी, हमारे साथ तो मादी में भी होती रही। तो क्या हमने कभी ये भी रास्ते इख्तियार किए? ये जो इंतहाई स्टेप्स है, ये कभी भी सियासत के अंदर दुरुस्त स्टेप नहीं होते। बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़मान कायरा साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ तबसरा तज्जिया करते हैं उस तमाम गुफ्तगू के ऊपर जो भी हम कायरा साहब से कर रहे थे।